Assalamu alaikum students. Hope you all are enjoyed your winter break. और विंटर ब्रेक वैसे तो खैर आपके कम दिन थे और आप लोगों का एक वैसे ही एक लॉकडाउन की जो आपकी वेकेशंस थी उसमें ही एक 6 दिन का एक विंटर ब्रेक आपको दिया गया था। तो डेफिनेटली आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा और मैथमेटिक्स का आप लोगों ने जो मैंने पैकेजेस दिए थे आपको उनको आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि 18 जनवरी से जो है वो तमाम एकेडमिक एक्टिविटीज़ स्कूल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स की वो ऑन होने जा रही हैं। यानी कि अब हम आपसे सिर्फ एक हफ़्ता और दूर हैं, उसके बाद फिर डेफिनेटली आप और हम यहाँ पर कैंपस में एक दूसरे के सामने होंगे और 18 जनवरी से आप लोगों की फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। और जब हम फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें अब वहीं से लेक्चर को रिज्यूम करेंगे जैसे हमने ऑनलाइन के अंदर छोड़ा होगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाई थी लास्ट लेक्चर में और उसके मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों ने मुझे उसका फीडबैक सबमिट करवाया है। उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया था और एक 2 और 4 दिए थे। तो 2 तकरीबन स्टूडेंट्स ने कर लिया, कुछ आप लोगों ने गलतियां की थी वो मैंने आप लोगों को रेक्टिफाई करवा दी व्हाट्सएप के ज़रिए। और ये चौथे सवाल में भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थे, तो ये सवाल मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। सवाल आप लोगों को स्टेटमेंट क्या कह रही है वो बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने दिया था कि प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज 3/4 the sum of the square of the length of the sides। यानी कि इस तरह के सवालों को आपने बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर लेना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, सिर्फ इस सेंटेंस को देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, इसको उल्टा पढ़ना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, यानी कि मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, यानी कि मीडियन की लेंथ के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इज 3/4 का मतलब हो गया 3/4 होगा। जैसे हम लिखते हैं ना 2 टाइम्स होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कह रहा है 3/4 यानी कि 3/4 टाइम्स होगा। क्या होगा 3/4 टाइम्स? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि साइड्स की लेंथ के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, साइड्स की लेंथ के स्क्वायर्स का सम। अब आप स्टेटमेंट को दोबारा पूरा पढ़ें। तो कह रहा है प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस इज 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर का सम जो है वो बराबर होगा 3/4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपने ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ट्राइंगल किस तरह लेना है आपने, और डेफिनेटली आप लोगों ने उसी तरीके से ट्राइंगल को कंसीडर किया है, उसके वर्टाइसेस लिए हैं। तो आपने ये ट्राइंगल ले लिया, मैंने बताया था कि ट्राइंगल का एक पॉइंट आप ओरिजिन पे लें, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लें और एक हवा में ले लें। तो ये पॉइंट जो ओरिजिन पे उसको हमने ए का नाम दिया, 0 0 कह दिया। एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है वो a, 0 जो कि एक्स एक्सिस पर है y की वैल्यू 0 होगी, और ये b, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जिक्र किया है मीडियंस का। तो मीडियन मैंने आपको बताया था कि जो वर्टेक्स से गिरे और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे गिरे उसको मीडियन कहते हैं। एक मीडियन गिर रहा होगा C से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर, उसको नाम दिया मैंने B का।
एक मीडियन गिर रहा होगा ए से दूसरी वाली साइड पर, इसको नाम दिया मैंने क्यू का, और एक मीडियन गिर रहा होगा बी से सामने वाली साइड पर, और इसको नाम दिया मैंने आर। ठीक है, अब डेफिनेटली आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो P मिल जाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो Q मिल जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो R मिल जाएगा। यानी कि मैं वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को लिखना होगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था। तो इसका मिड पॉइंट लेंगे तो आएगा A/2, 0, इसका आएगा A + B/2, C/2, इसका आएगा B/2 और C/2। अब हमें प्रूफ क्या करना है इस सवाल में? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, यानी कि एक मीडियन हो गया CP, एक मीडियन हो गया AQ, एक मीडियन हो गया BR। ये हो गई केएमसी स्टेटमेंट। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस इज मतलब इक्वल टू 3/4 मतलब 3/4। 3/4 किसका है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। एक साइड का है AB, एक साइड है BC और एक साइड है AC। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो यकीनन अब आप लोग ये सवाल इस क्वेश्चन को खुद आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल वैसे मैंने दिया था, कई सारे बच्चों ने खुद कर भी लिया है वैसे, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बोल रहा है साबित करें कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट हैं वो बराबर होते हैं, ये साबित करेगा। अगर आप याद करें तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों में आपको ये सिखाया था कि जो पैरेललोग्राम है ना उनके डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो बराबर आते हैं। 5वें सवाल में भी यही किया था हमने और 6ठे सवाल में भी किया था 2.2 में। वहां पर और उस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? वहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। हमने क्या किया था, एक डायगोनल लिया AC, उसका मिड पॉइंट निकाला, BD उसका मिड पॉइंट निकाला और दोनों के मिड पॉइंट बराबर आ गए, तो हमने कहा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये साबित करें आप ये जो पैरेललोग्राम है ना उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये साबित कैसे करें? वर्टाइसेस तो नहीं है, तो डेफिनेटली वी हैव टू सपोज द वर्टाइसेस। अब हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे। इस सवाल से पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रायंगल के क्वेश्चन कराए कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस आपने कैसे सपोज करने हैं। अब मैं सिखा रहा हूं कि पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस आपने कैसे सपोज करने हैं। तो देखिए अहम सवाल है क्योंकि पैरेललोग्राम से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस कुछ आ गए हमारे पास आज के लेक्चर में। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिया, ये हमारा ओरिजिन है। अब पैरेललोग्राम कैसे लें? एक पॉइंट तो ओरिजिन ले लें और 2 पॉइंट यकीनन हमें हवा में लेने पड़े। एक पॉइंट आ गया ओरिजिन पे, एक आ गया एक्स एक्सिस पर और 2 आ गए हवा में। इस तरह हमने पैरेललोग्राम के वर्टेक्स ले लिए, इजी रहेंगे, आसान रहेंगे, अच्छा काम होगा इसमें। तो एक वर्टेक्स हमने लिया A 0,2, दूसरा वर्टेक्स लिया हमने B विच इज A, C। अब ये C पॉइंट है जो कि हवा में है, ये पॉइंट होगा B, C। ठीक है, अब ये D लेना है हमें। अब D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये BC है तो ये हम इसको ले लें DE ले सकते हैं आप, ये लेकर भी कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पर आपको एक बात बताता चलूं कि ये लाइन
पूरी एक्स एक्सिस है और इस पूरे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू सेम होगी, यानी कि यहाँ y0 है तो यहाँ भी y0 है और इस पूरी लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट कहलाती हैं, सब में y0 होगा। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके अंदर y कोऑर्डिनेट सेम होता है और जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं उनमें x कोऑर्डिनेट सेम होता है, यानी कि जैसे ये वर्टिकल लाइन है ना, इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट सेम होगा, 0 होगा। अगर दूसरी लाइन आ रही है तो उसमें x कोऑर्डिनेट 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, जो भी होगा। अब अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर इसका x कोऑर्डिनेट b है और y कोऑर्डिनेट c है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम होते हैं, यानी कि अगर इसका y कोऑर्डिनेट c है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट c होगा। बट कीप इन योर माइंड ये y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज करें कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ना होती तो इसमें फिर हमें कुछ c नहीं ले सकते, तो फिर हमें डेफिनेटली कोई दूसरा कोऑर्डिनेट लेना पड़ता। यहाँ पर हमने y कोऑर्डिनेट सेम इसलिए रखा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे हमें फायदा हुआ कि वेरिएबल कम हो गया, e कम हो गया, हमें वरना e एक्स्ट्रा एक वेरिएबल लेना पड़ता। तो यकीनन यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप जरा गौर करें क्योंकि हमें एबीसीडी के दरमियान में ताल्लुक भी बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा होगा लेंथ में, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी इसकी। अगर मैं इस d को देखूं तो यहाँ पर ये d है, डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट, ये a है और ये कौन है b। अब जरा गौर करें d, a और b में सबसे छोटा है b, उससे बड़ा है a और सबसे बड़ा कौन है b। इसका मतलब जो d है वो लेस है a से और a जो है वो लेस है b से। ये वैल्यू लिखना हमारे लिए जरूरी है, ये रिलेशन हमें लिखना जरूरी है। ये आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिखना जरूरी क्यों हुआ है। अब ये c कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि c की लेंथ क्या होगी, लेकिन यहाँ पर होगा ये c तकरीबन ऐसे। ये हो गई बात। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं मैंने, और वहां पर मैंने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्यों सेम लिया है। फिर मैंने आपको ये बताया कि a b d के दरमियान में क्या ताल्लुक है, कौन छोटी लेंथ में और कौन बड़ी लेंथ में है। यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ d है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ a है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ b है, तो डेफिनेटली सबसे छोटा है d, उससे बड़ा है a और सबसे बड़ा है b। तो अब हम बता देते हैं कि हमने क्या किया है। हमने लेट a 0 0, b a 0, c b c and d c are the vertices of a parallelogram. जो ABCD है ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, अब हमें इस सवाल में करना क्या था, हमें सवाल में कहा था कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक डायगोनल है हमारा AC और दूसरा डायगोनल हमारा है BD। हमें ये साबित करना है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं। इट मींस कि AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आ गए तो हम कहेंगे हाँ भाई ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो बराबर नहीं आएगा। देखें a प्लस g/2 c/2 मिड पॉइंट हो जाएगा, b/2 और c/2 मिड पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मिड पॉइंट बराबर आ नहीं है। बराबर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें इनमें ताल्लुक निकालना पड़ेगा, रिलेशन बनानी पड़ेगी ABCD की आपस में क्या रिलेशन है। अब हमें पता है, हम सबको पता है कि पैरेललोग्राम में लेंथ अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो बराबर होती है, यानी कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ AB एंड CD इज इक्वल और द BC और AD इज इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी रिलेशन बनाने के लिए दोनों की लेंथ से कंडीशन फाइंड करेंगे। तो हमने कहा भाई हम जानते हैं कि AB की जो लेंथ है ना वो बराबर होगी CD की लेंथ में, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है। अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होगी तो डेफिनेटली उनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। और आप लोगों को पता है कि ये स्क्वायर्स हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें
इस डिस्टेंस फॉर्मूले का जो स्क्वायर रूट होता है वो कैंसिल कर देते हैं हम। अब ए बी की लेंथ तो a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस g होल स्क्वायर और c माइनस c होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b माइनस g होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b माइनस g। आप प्लस माइनस b माइनस g पे लगाना चाहें तो वहां लगा दें या आप a पे लगा दें, दोनों में से किसी एक जगह पर हम प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है a b माइनस g बराबर हो गया a प्लस माइनस a के। इट मींस कि a इज इक्वल टू b माइनस g और माइनस a इज इक्वल टू b माइनस g। अब अगर हम d की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ a b निकालना चाहते हैं तो माइनस का d इधर आएगा, तो d बराबर आ जाएगा b माइनस a के, और ये माइनस का d इधर है तो ये बराबर हो जाएगा d इज इक्वल टू a प्लस b। बड़ी अहम बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्यों किया ऐसा। हम डायरेक्ट भी कर देते d इज इक्वल टू b माइनस a भी लिखकर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों किया ऐसा। अब देखिए d बराबर b माइनस a के और d बराबर a प्लस b के। अब मैं लूँ किसके बराबर, मैं b माइनस a लूँ या a प्लस b लूँ। अब ध्यान देना, d छोटा है a से और a छोटा है b से। इसका मतलब क्या मैं a और b को ऐड करूं तो d बनेगा? भाई a और b तो d से बड़े हैं ना। अब अगर a और b को ऐड किया तो d कैसे बनेगा, d तो छोटा है। तो d इक्वल टू a प्लस b डिस्कार्डेड होगा ये देखिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि वी हैव d इज लेस देन a और लेस देन b। हमारे पास क्या है कि d a से छोटा है और a b से छोटा है, तो a प्लस b इज डिस्कार्डेड। पॉसिबल ही नहीं है, तो विच इज इम्पॉसिबल। a प्लस b तो पॉसिबल नहीं है, तो d बराबर किसके लेंगे हम, b माइनस a। ये आपकी कंडीशन हमारे पास। इसका मतलब है d b माइनस a के तो बराबर हो सकता है, लेकिन a प्लस b के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a और b d से बड़े हैं। जब a और b बड़े हैं तो दोनों ऐड होंगे तो मजीद बड़े हो जाएंगे, तो d के बराबर कैसे हो सकते हैं। अब इसका एक और रूप बताऊंगा आपको मैं, ये तो मैंने आपको कंडीशन से समझाया है। अब जरा ध्यान दें, ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, d। ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, a। और ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, b। सही है। अब सुनिएगा, जितनी लेंथ ओरिजिन से लेकर यहां तक की है उतनी ही लेंथ इस b से लेकर यहां तक की होगी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर होती है ना। ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होता है, तो जितनी लेंथ यहां पर इसकी होगी उसकी लेंथ यहां पर भी यही होगी। इसका मतलब अगर ये टोटल लेंथ में से मैं a को निकालूं तो ये कितना होगा, b माइनस a होगा। यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बन रही है, b माइनस a, क्योंकि ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ a है, ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ b है। बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस करेंगे तो b माइनस a आ जाएगा। इसका मतलब ये b माइनस a है, अगर ये b माइनस a तो ये भी कितना होगा, b माइनस a। इट मींस कि d बराबर किसके आ गया, b माइनस a। यकीनन आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इस तस्वीर को थोड़ा बेहतर कर दूं क्योंकि आप लोग परेशान होंगे इसमें, तो ये सबको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आपको यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर d लेस देन a लेस देन b क्यों रखा था, और वो वैल्यूज नजर आ रही थी कि d जो है वो a से छोटा है और a जो है वो b से छोटा होगा। अब ये जो d बराबर b माइनस a की कंडीशन आई है, इस कंडीशन की मदद से हम ये साबित कर सकेंगे कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ अब आप लें मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC। AC का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस b एंड 0 प्लस c, दैट इज b अपॉन 2 एंड c अपॉन 2। यह आ गया हमारे पास b अपॉन 2 और c अपॉन 2। यह आया है
तो ये हो जाएगा a प्लस जी अपॉन 0 प्लस सी अपॉन। अब तो ये d है, ये खुद बराबर किसके है? अभी देखिए बराबर नहीं है दोनों पॉइंट, लेकिन हमने कंडीशन निकाली कि d बराबर किसके है? b माइनस a के। तो आप क्या करें? फ्रॉम कंडीशन वन, हमने कंडीशन वन में क्या फाइंड किया कि d बराबर किसके? b माइनस a के। तो d की जगह क्या रखें आप? b माइनस a, माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, दैट इज b अपॉन 2 और c अपॉन। तो एक मिड पॉइंट आ गया ac का और एक मिड पॉइंट आ गया bd का, हैंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other। यकीनन आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने आपको समझाया कि पैरेललोग्राम की फिगर कैसे बनती है। अब यकीनन इसमें जितना हमने वक्त लगाया वो अगले पैरेललोग्राम के सवाल में लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन भी इजी था, मुश्किल नहीं हुई होगी। जो काम हमें करना था उसके लिए कंडीशन की ज़रूरत थी, वो कंडीशन हमने बनाई। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पर बड़ी कोशिश की कि आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ों को। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि व्हेनेवर यू टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द प्लस और माइनस बोथ। एंड यहाँ पर हमने a जो है वो b माइनस जी और a माइनस ए बी माइनस जी के रखकर आपको ये बताया कि d b माइनस ए के बराबर होगा, लेकिन a प्लस b के बराबर नहीं होगा और हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द फिगर। तस्वीर के मुताबिक d बराबर a प्लस b के नहीं होगा। यकीनन आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आगे सवालों की तरफ चलते हैं, फिर वहां पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ये भी पैरेललोग्राम का है, इसकी सिर्फ कंडीशन समझा रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेंगे इसको आसानी से। बोल रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यानी पैरेललोग्राम की स्क्वायर साइड की लेंथ के स्क्वायर का जो सम है ना, वो डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम बराबर होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसकी तस्वीर बनाऊं तो पैरेललोग्राम मैंने अभी आपको बनाना सिखा दिया है, तो यकीनन आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा कि पैरेललोग्राम के मैंने वर्टाइसेस कौन से लेने हैं जिससे हमें प्रूफ करने में आसानी हो। तो ये पॉइंट ओरिजिन a 0 0 और b ले लिया मैंने a 0 जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और d लिया मैंने b कॉमा c, d कॉमा c। तो एक y कोऑर्डिनेट मैंने सेम रखा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यकीनन आप लोगों को पता है कि d लेस देन a और लेस देन b, जिसके बारे में हमने भी डिटेल में बात की है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम, यानी कि AB एक साइड लेंथ और उसका स्क्वायर प्लस BC दूसरी साइड और उसकी लेंथ का स्क्वायर, फिर CD तीसरी साइड और फिर उसकी लेंथ का स्क्वायर, और फिर AD चौथी साइड उसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों साइड्स बराबर आ जाएगी, आसानी से हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट कीप इन योर माइंड कि आप लोगों ने D को
बी माइनस ए वाली कंडीशन जो है वो रखनी पड़ेगी, इसके अलावा ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। और ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कि डी बराबर बी माइनस ए की क्यों आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी तस्वीर चेंज हो रही है और यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। बोला साबित करें कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होता है उनकी डायगोनल की जो लेंथ है वो बराबर होगी। डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, अच्छा ट्रेपेजॉइड क्या होता है यहां पर हम लिख देते हैं ट्रेपेजॉइड की डेफिनेशन। ट्रेपेजॉइड क्या है कि जिसकी दो साइड पैरेलल होगी और दो साइड नॉन पैरेलल होगी। टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर two opposite sides are non-parallel। ठीक है, दो साइड पैरेलल होगी और दो साइड नॉन पैरेलल होगी, ये होता है ट्रेपेजॉइड। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड क्या होगा कि दो साइड पैरेलल होगी लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड है वो लेंथ में इक्वल होगी, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ट्रेपेजॉइड सिंपल अगर मैं बनाऊं तो ये इस तरह की शेप होती है उसकी ना, लाइक दिस। ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, इनकी लेंथ बराबर नहीं है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में देखेंगे तो दो साइड, ये दोनों साइड पैरेलल होगी और ये दोनों साइड लेंथ में बराबर होगी। नॉन पैरेलल तो होगी लेकिन लेंथ में बराबर होगी। इसकी शेप बिल्कुल इस तरह होती है जैसे कार होती है ना, हमारी कार की शेप जो होती है वो इसी तरह की होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें बना दूं तो ये आपको इसी तरह की शेप नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ट्रेपेजॉइड लेना है तो ट्रेपेजॉइड की किस तरह से वर्टेक्स बनेंगे बड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रेपेजॉइड को ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेपेजॉइड को ड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह हमने एक वर्टेक्स 0 0 ले लिया, एक वर्टेक्स ले लिया a, 0, एक ले लिया हमने b, c और चौथा ले लिया हमने d, c, दैट इज b। यकीनन ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ बड़ी अहम बात है और वो ये कि ये d है, ये b है और ये a है। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लाइन देखें तो d होगी, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लाइन देखें तो b होगी और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लाइन देखें तो a होगी। अब यहाँ पर सबसे छोटा है d, उससे बड़ा है b और सबसे बड़ा है a, यानी कि where d is less than b और less than a। गौर करें यहाँ पर क्या था, d less than a less than b, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा वर्टेक्स था वो एक b से बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वर्टेक्स है वो b के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो लेंथ होगी और इधर से b तक की लेंथ होगी वो कम होगी a की लेंथ से। तो d less than b less than a। तो यहाँ पर हमने बताना है कि हमने क्या किया, लेट a 0 0, b a, 0, c b, c and d c are the vertices of an isosceles trapezoid। अब यहाँ पर कंडीशन अगर मैं हमसे सवाल में उसने कहा है कि ट्रेपेजॉइड की लेंथ डायगोनल की लेंथ बराबर होगी, यानी कि मुझे AC की लेंथ निकालनी है और BD की लेंथ निकालनी है और ये दोनों लेंथ बराबर आनी चाहिए, ये साबित करना है। लेकिन अगर इस कंडीशन पर मैं साबित करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है कि जो ट्रेपेजॉइड ये आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर होगी।
लेंथ बराबर होगी तो लेंथ को बराबर रखकर एक कंडीशन मिलेगी, जैसे हमें पैरेललोग्राम में मिला था कि d इज इक्वल टू b माइनस a, अपोजिट साइड की लेंथ को बराबर रख के किया था हमने। यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड की लेंथ को बराबर रखकर हम एक कंडीशन फाइंड करेंगे जिसके जरिए से हम इसके डायगोनल्स की लेंथ को बराबर कर सकेंगे। तो वी नो दैट नॉन पैरेलल साइड्स in isosceles trapezoid are equal। हम जानते हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड होती है आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड में वो लेंथ में इक्वल होती है। एक नॉन पैरेलल साइड AD है और दूसरी है BD। AD की लेंथ को हम बराबर रखेंगे BC की लेंथ के। अगर इनकी लेंथ बराबर होगी तो डेफिनेटली इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। AD की लेंथ लें तो ये हो जाएगा D माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 होल स्क्वायर। BC की लेंथ लें तो A माइनस B होल स्क्वायर और C माइनस 0 होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये होगा D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये C स्क्वायर तो C स्क्वायर की लेंथ से कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो D बराबर आएगा प्लस माइनस A माइनस B, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक बार D लिखेंगे हम A माइनस B के बराबर और एक बार D लिखेंगे हम माइनस टाइम्स A माइनस B के बराबर। अगर इसको देखें तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा D इज इक्वल टू B माइनस। अब मैं D इज इक्वल टू A माइनस B लूं या D इज इक्वल टू B माइनस A लूं, ये डिपेंड करता है हमारी तस्वीर पर। तो वी हैव D इज लेस देन B और लेस देन A, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ है A। तो अब यहाँ पर B A माइनस B के बराबर नहीं होगा, सॉरी B माइनस A के बराबर नहीं होगा, D बराबर होगा A माइनस B के। तो D इज इक्वल टू B माइनस A इज इम्पॉसिबल। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड। ठीक है ना, हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि D बराबर B माइनस A के नहीं होगा, क्योंकि B छोटा है और A बड़ा है। जब हम A की लेंथ को B की लेंथ से माइनस करेंगे तो हमें D मिलेगा। तो टेकिंग D इज इक्वल टू B माइनस A माइनस B, ये आ गई हमारी कंडीशन पर। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि D लेस देन A लेस देन B पैरेललोग्राम है, लेकिन ट्रापेजॉइड के तो D लेस देन B लेस देन A की करना पड़ेगा। अमूमन बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। अब D हमें कंडीशन मिल गई है कि A माइनस B के बराबर होगा, तो हमें साबित करना था कि इसके डायगोनल्स की लेंथ को प्रूव करना है। तो नाउ अब हमने डायगोनल निकालना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल लिया हमने कौन, A और C। डायगोनल AC की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो B माइनस 0 और C माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर स्क्वायर। एक डायगोनल की लेंथ आ गई B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। दूसरा डायगोनल लेंगे और वो है BD। अब BD की लेंथ लें तो A माइनस D होल स्क्वायर और 0 माइनस C होल स्क्वायर। जगह थोड़ी कम है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको इसी में एडजस्ट करें। तो ये अंडर स्क्वायर रूट भी था, ये A माइनस, अब D क्या निकाला है हमने, D निकाला हुआ है A माइनस B। तो फ्रॉम कंडीशन 1 D की जगह हमने क्या रखना है, ये यहां से ऐड हुआ है ना, इसके बाद कंटिन्यू है। तो D की जगह हमने क्या रखना है, A माइनस B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये A माइनस A प्लस B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो माइनस A और प्लस A कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखिए एक डायगोनल की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है। तो हेंस द डायगोनल्स आर इक्वल।
को ये बात समझ में आ गई होगी और आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के डायगोनल्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी, और आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड क्या होते हैं, जो नॉन पैरेलल साइड की लेंथ बराबर होगी। अगर नॉन पैरेलल साइड की लेंथ बराबर नहीं होती तो ये कंडीशन कभी भी साबित हम कर नहीं सकते थे। तो यकीनन आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, वो भी ट्रेपेजॉइड से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स द हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर बात कर रहा है सिर्फ ट्रेपेजॉइड की, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड की बात नहीं हो रही। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि जो ट्रेपेजॉइड की नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा हाफ, किसके हाफ के, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। यानी कि पैरेलल साइड्स की लेंथ लें आप, उनका सम करें और उसका जो हाफ करेंगे तो वो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड के बराबर होगा। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि यहां पर हम ट्रेपेजॉइड की बात कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड की बात नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीर तो वैसी ही होगी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, क्वेश्चन नंबर 9 में, लेकिन बस यहां पर ये होगा कि ये नॉन पैरेलल साइड लेंथ में बराबर नहीं है। यानी कि ये पॉइंट ले लिया मैंने 0 0, ये पॉइंट ले लिया मैंने a, 0, ये पॉइंट ले लिया मैंने b, c, और ये पॉइंट हो गया d, c। बिल्कुल सेम वही वर्टाइसेस दिए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिए थे। तो यहाँ पर हम बता देंगे लेट a 0 0, b a 0, c b, c and d c are the vertices of trapezoid। ट्रेपेजॉइड में जो नॉन पैरेलल साइड है ये दोनों हैं। थोड़ी सी तस्वीर सही कर लेते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल हैं। सवाल में उसने कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। अब नॉन पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, इसका मिड पॉइंट लिया मैंने, इसको नाम दे दिया P का, इसका मिड पॉइंट लिया, इसको नाम दे दिया मैंने Q का। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड के, तो इसने कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट है। हमें इन दोनों की क्या लेनी है, लेंथ, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस वो बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ के सम के हाफ के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू की जो लेंथ है ना वो बराबर होगी हाफ ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, ये क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब हमें पहले तो P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उसके बाद फिर हमें कंडीशन को प्रूव करना है। तो हमने कहा से P and Q are the midpoints of मिड पॉइंट P किसका मिड पॉइंट है, AD का, एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पहले P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा D + 0 और C + 0, यानी कि D/2 और C/2। हम यहाँ पर D की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रेपेजॉइड का जिक्र किया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड नहीं किया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होता तो यहाँ पर हम D की जगह A - B रख रहे होते जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रखा। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके, Q के। ये होगा A + B/2 और 0 + C/2, यानी कि A + B/2 और C/2। P के कोऑर्डिनेट्स और ये आ गए Q के कोऑर्डिनेट्स। अब
आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है। ना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, पी क्यू की लेंथ। हाँ, तो पी क्यू की लेंथ निकालें तो डिस्टेंस निकालेंगे a प्लस बी अपॉन 2 माइनस डी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2 होल स्क्वायर। a प्लस बी माइनस डी डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये आएगा a प्लस बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई पी क्यू की लेंथ। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लें तो ये है हाफ ऑफ ए बी प्लस सी। ए बी की लेंथ लें, ए बी की लेंथ क्या होगी भाई, डी माइनस जीरो और सॉरी ए माइनस जीरो और जीरो माइनस जीरो। सी डी की लेंथ लें तो ये हो जाएगा बी माइनस डी होल स्क्वायर और सी माइनस सी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस, ये तो जीरो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये कैंसिल होंगे और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बी माइनस डी, तो ये बन गया ए प्लस बी माइनस डी डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस डी अपॉन 2, ये जो पी क्यू बना था, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यकीनन आप लोगों को बात ये समझ में आ गई होगी, और मैंने यहाँ पर इस सवाल को मैंने इसलिए आपको करवाया क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रेपेज़ाइड की बात की है, आइसोसेलेस ट्रेपेज़ाइड की नहीं की। आइसोसेलेस ट्रेपेज़ाइड की ना करने की वजह से हमने यहाँ पर डी की कंडीशन निकाली नहीं है और फिर हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है। तो यकीनन आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ और फिर उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। अच्छा जी, अब देखेंगे मैंने पैकेज दिया, 4 सवाल इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, चौथा और आठवां। चौथा मैंने से पहले भी दिया था आप लोगों को, और आठवां आप लोग करेंगे। छठा और सातवां 2 सवाल हैं जो आप लोग कोशिश करेंगे करने की, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को ये बताऊंगा। तो ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों से सेक्टर 7 हो गए तो हम अगली लेक्चर में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम पहले इन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।